Hello students, today's topic is mechanism of respiration. This is for the MSc students, semester 1 students. Yes, mechanism of respiration is a quite complex process जिसमें केमिकल बॉन्ड्स, शुगर के केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और हाइड्रोजन निकलती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. The energy is also released which is absorbed by ADP and stored in the form of ATP. इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन आयंस भी टूटते हैं into proton and electron which are transferred through various coenzymes and cytochrome system, that is electron transport system. The first part of aerobic and anaerobic respiration, that is formation of pyruvic acid. जैसा कि आपने पढ़ा है पिछली क्लास में कि फर्स्ट प्रोसेस जो होता है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करके पायरुविक एसिड तक ले आता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू. कार्बोहाइड्रेट 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, शुगर्स होती हैं जो कि EMP पाथवे से गुजर के पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं. मींस ये जो प्रोसेस है, यहाँ इस प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दोनों का एक कॉमन प्रोसेस है. तो द पायरुविक एसिड है दैट इज़ द कॉमन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसके बाद फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्रैब साइकिल में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और बहुत अधिक एनर्जी रिलीज़ करता है. पायरुविक एसिड का इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट इज़ नॉन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड तक का जो ऑक्सीडेशन है थ्रू ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस वो कॉमन है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में. नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलिसिस. सेकंड क्रैब साइकिल जिसे हम TCA साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड फोर्थ जो स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इट्स ए प्रोसेस नॉट ए स्टेप. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज़ फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. First step is glycolysis. Glycolysis was first studied by 3 German scientists, Emden, Meyerhoff and Parnas. On the names of the glycolysis is also called EMP pathway. इनके नाम के आधार पर एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास तीनों के जो इनिशियल वर्ड हैं उसके आधार पर ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है. द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड थ्रू ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी एंजाइम एंड कोएंजाइम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है और बहुत सारे एंजाइम और कोएंजाइम की प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड में टूट जाता है, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन हो जाता है. द ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड एट एनी स्टेप. इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. ग्लाइकोलिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ fructose 1,6-diphosphate. Second one is cleavage of fructose 1,6-diphosphate. Third is oxidation of 3-phosphoglycerol aldehyde. Fourth is synthesis of pyruvic acid. तो ये 4 स्टेजेस से गुजरता है शुगर का ब्रेकडाउन जो होता है और लास्ट में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए 2 ATP
4 ADP एंड 2 NAD मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, ADP, ATP रिलीज होता है और NADH बनता है। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नाउ दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। Here you can see glucose. फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हो, सिंथेसिस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का जो फॉस्फोराइलेशन होता है हेक्सो शुगर का, विच कंबाइंड विद द फॉस्फेट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ हेक्सोस फॉस्फेट। तो इसमें ग्लूकोज से जब फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फोराइलेशन जब होता है ग्लूकोज का, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप यू कैन सी हियर, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। हमने आपको बताया कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप्स में ATP का इन्वेस्टमेंट होता है, ATP काम में ली जाती है। तो यहाँ आप देखिए, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड एंजाइम फॉस्फोहेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ADP बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज, अपने समावयी यानी आइसोमर में ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड ही होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, यहाँ पे भी एक ATP का मॉलिक्यूल काम में आया, ADP में कन्वर्ट हुआ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, फ्रुक्टोकाइनेज, fructose 6 phosphate converted into fructose 1,6 diphosphate. This is the first step, जिसमें 2 ATP molecules काम में आ रहे हैं और ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 स्टेप्स हैं जहाँ पे लॉस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यानी एक ATP का मॉलिक्यूल काम में आ गया है, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप जहाँ पे ATP काम में आया है। सेकेंड इज क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्लीवेज मतलब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इसका जब क्लीवेज होगा तो ये 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड भी। ये दोनों भी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में, और 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड in the presence of enzyme phosphoric acid converted into 1,3-phosphoglycerol aldehyde। एक फॉस्फेट लेता है फॉस्फोरिक एसिड से और कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिखे हुए, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया है 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल एल्डिहाइड के कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। इसके बाद 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज यानी हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो ये NAD रिड्यूस होता है NADH2 में, और यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ADP कन्वर्ट होता है 2 ATP मॉलिक्यूल में, यानी ये एक फॉस्फेट अपना रिलीज़ करता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ करता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में।
तो 1,3-diphosphoglyceric acid in the presence of enzyme hexokinase converted into 3-phosphoglyceric acid. Here you can see gain of 2 ATP molecules. क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है आगे, तो नेचुरली 2 ATP कन्वर्टेड इनटू 2 ATP, एक फॉस्फेट 1,3-डाइफॉस्फो से एक फॉस्फेट ADP से जुड़कर ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस स्टेप पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स गेन होते हैं। 3-phosphoglyceric acid converted into 2-phosphoglyceric acid in the presence of enzyme mutase. इसमें जो तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप था वो दूसरे कार्बन पर आ जाता है और 2-phosphoglyceric acid बन जाता है। 2-phosphoglyceric acid वाटर रिलीज करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoenol pyruvic acid या 2-phosphoenol pyruvate। 2-phosphoenol pyruvic acid अगेन अपना फॉस्फेट रिलीज करता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए ADP ने ATP फॉस्फेट को एब्जॉर्ब किया, जोड़ा अपने साथ और ATP में कन्वर्ट हो गया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक काइनेज 2-phosphoenol pyruvic acid कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। इस पूरे प्रोसेस में वेरियस स्टेप्स में आप देखिए कोफैक्टर्स मैग्नीशियम भी काम में आता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि शुरू में दो ATP मॉलिक्यूल्स काम में आए फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में, और इसके बाद सेवन स्टेप में और 10th स्टेप में 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ और 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ गेन हो रहे हैं। तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स हमें गेन हुए हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल्स लॉस हुए हैं। तो नेचुरली नेट गेन जो हमें ATPs का हुआ वो कितना हुआ इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में? 2 ATP। इस जगह देखिए NADH2 में रिड्यूस हो रहा था, तो NADH2 की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स एक NADH से, तो 2 NADH से 6 ATP मॉलिक्यूल्स। टोटल हमारे जो ग्रोस ATP मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में वो 8 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देखिए एरोबिक में हमने दिखाया है 8 ATP, जबकि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन प्रोसेस है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में 8 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं जबकि एनारोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लास्ट प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 4 ATPs आपको नीचे के स्टेप्स में मिलती है, 7 स्टेप में और 10th स्टेप में, लेकिन फर्स्ट और 3 स्टेप में आपने देखा 2 ATP मॉलिक्यूल्स का लॉस हो रहा है ऊपर। तो टोटल जो गेन हुआ, नेट गेन जो हुआ हमें, वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है। नीचे जो स्टेप जहाँ पे NADH2 में रिड्यूस होता है वहाँ 6 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, जो कि एक चेक की तरह होते हैं। वो आगे काम में लिए जाते हैं जब लास्ट प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP स्टोर होता है। तो ये इसमें काम में नहीं लिया जा सकता, जबकि 2 ATP जो होते हैं वो कैश की तरह होते हैं एंड जो 6 ATPs होते हैं वो चेक की तरह होते हैं, जिसको हम इस प्रोसेस में काम में नहीं ले सकते हैं। तो टोटल जो ग्रोस हमें ATPs मिले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में दैट इज 6 ATP। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप देखिए हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही मिल रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस, तो NAD से NADH2 आपने पढ़ा है कि ये NAD से NADH2 बनता है, लेकिन जब पायरुविक एसिड इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो ये एसिड एल्डिहाइड में चेंज होता है और एसिड एल्डिहाइड इस NADH2 को यूज़ करता है, हाइड्रोजन लेता है और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है ये यही इसी प्रोसेस में काम में आ जाती है। तो यहाँ जो हमारा ग्रॉस जो अमाउंट है दैट इज़ 2 ATP एंड हेयर
8 ATP. तो दिस इज द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस वेयर ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो पायरुविक एसिड यानी 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।